गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोकतंत्र का अर्थ और इसके विभिन्न रूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र का अर्थ देखते हैं। लोकतंत्र है वो अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतर है। डेमोक्रेसी है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और दूसरा है क्रेटिया। डेमोस का अर्थ क्या होता है? भीड़, और आधुनिक काल में इसको बोलते हैं जनता। और क्रेटिया का अर्थ क्या होता है? शासन, अर्थात जनता का शासन लोकतंत्र होता है। कि जनता का शासन है वो क्या कहलाता है? लोकतंत्र। अब हम लोकतंत्र के विभिन्न रूपों के बारे में देखते हैं। लोकतंत्र के चार मुख्य रूप हैं। पहला राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा सामाजिक लोकतंत्र, तीसरा आर्थिक लोकतंत्र और चौथा है नैतिक लोकतंत्र। सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक लोकतंत्र को। कि राजनीतिक लोकतंत्र को और किन नामों से जाना जाता है? अतीत में इसे व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था और पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता था। पश्चिमी लोकतंत्र क्यों कहते थे? क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति है वो पश्चिमी देशों से मानी जाती है, इसलिए इसे पश्चिमी लोकतंत्र भी कहते हैं। और मार्क्सवादी है वो इसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी लोकतंत्र कहते हैं। कि मार्क्सवादियों के अनुसार कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा ही शासन होता है, इसलिए इसको पूंजीवादी लोकतंत्र कहा जाता है। और आधुनिक काल में इसे क्या कहा जाता है? उदारवादी लोकतंत्र कहते हैं। उदारवादी विचारकों ने राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूप माने। पहला रूप है राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, और दूसरा है शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। उदारवादी विचारकों ने राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूप माने। राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र और दूसरा शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र से तात्पर्य क्या है? लोकतांत्रिक राज्य से है। लोकतांत्रिक राज्य में क्या होती है कि प्रभु सत्ता शक्ति है वो अंतिम रूप से किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है। जनता ही सरकार का निर्माण करती है और सरकार पर नियंत्रण रखती है और उसको पद से हटा भी सकती है। तो ये हुआ राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। दूसरा शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र से तात्पर्य क्या है? लोकतांत्रिक शासन से है। और लोकतांत्रिक शासन की राजनीतिक लोकतंत्र है उसके दो मुख्य भाग है, दो मुख्य इसकी पृष्ठभूमि के दो आयाम है, सैद्धांतिक पक्ष है और व्यवहारिक पक्ष। राजनीतिक लोकतंत्र के दो पक्ष है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक पक्ष है उसकी पुष्टि लोकतांत्रिक राज्य के द्वारा की जाती है और व्यवहारिक पक्ष की पुष्टि है वो लोकतांत्रिक शासन द्वारा की जाती है। लोकतांत्रिक शासन है या शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र है, उसका मानना क्या है कि राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण रखना, ये इसकी विचारधारा है। शासन के एक लोकतांत्रिक शासन है, इसके भी दो मुख्य रूप माने गए। लोकतांत्रिक शासन है उसके दो रूप माने गए। पहला लोकतांत्रिक शासन के रूप, पहला प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र है, दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र।
तो प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र किसे कहते हैं? जिसमें राज्य की शक्ति है प्रत्यक्ष रूप से, पूर्ण रूप से जनता में निहित होती है। कि राज्य के शासन की शक्ति है वो पूर्ण रूप से जनता में निहित होती है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। कि प्रत्यक्ष रूप से जनता ही शासन का संचालन करती है, जनता ही महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेती है, कानूनों का निर्माण करती है और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति भी जनता के द्वारा की जाती है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्राचीन काल में यूनान नगर राज्य है, वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता था। और आधुनिक काल में विश्व में केवल स्विट्जरलैंड की 5 कैंटन है जिनमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, और कहीं पर भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो कम जनसंख्या हो और छोटा आकार हो राज्य का, वहीं पर सफल हो सकता है। बड़े आकार और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो नहीं पाया जाता है, सफल नहीं हो पाता है। इसीलिए वर्तमान में स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों को छोड़कर विश्व में कहीं भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें देखने को नहीं मिलता है। दूसरा है प्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र से तात्पर्य क्या है? कि जनता स्वयं शासन का संचालन न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करवाती है। कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं, वो प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। और प्रतिनिधि लोकतंत्र है, इसमें जनता, जैसे कि अपने भारत में कैसा है प्रतिनिधि या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है कि लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको जनता निर्वाचित करती है, अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती है, निर्वाचित करती है, और उन्हीं के माध्यम से शासन का संचालन किया जाता है। अब अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र है, उसके 2 भेद मानिए, एक है संसदात्मक और दूसरा है अध्यक्षात्मक। अब संसदात्मक व्यवस्था किसे कहेंगे? जहां पर कार्यपालिका है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, वो संसदात्मक व्यवस्था कहलाती है, जैसे भारत में है। दूसरी अध्यक्षात्मक, जहां पर कार्यपालिका और विधायिका दोनों पृथक पृथक स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, वो अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहलाती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब है राजनीतिक लोकतंत्र की मान्यताएं। राजनीतिक लोकतंत्र की पहली मान्यता क्या है? कि प्रभु सत्ता है वो अंतिम रूप से जनता में निहित होती है। दूसरी मान्यता क्या है? कि जनता ही सरकार का निर्माण करती है, उस पर नियंत्रण रखती है और उनको पद से हटा भी सकती है। तीसरी मान्यता क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र के 2 पक्ष होते हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक पक्ष की अभिव्यक्ति है वो लोकतांत्रिक राज्य द्वारा की जाती है, और व्यवहारिक पक्ष की अभिव्यक्ति लोकतांत्रिक शासन द्वारा की जाती है। और राजनीतिक लोकतंत्र है वो स्वयं में एक साध्य नहीं है, बल्कि राजनीतिक मूल्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। ये हो गई इसकी मान्यता। तो राजनीतिक लोकतंत्र को किन किन नामों से जाना जाता है और इनके भेद हो गए। उदारवादियों के अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र के भेद हो गए। उसके बाद में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, फिर अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र के भेद हो गए, और उसके बाद इसकी मान्यता होगी। अब दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र से तात्पर्य क्या है? कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म, धन, नस्ल, रंग आदि के आधार पर भेदभाव न करना, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, सभी व्यक्ति समान है, ये भावना रखना सामाजिक लोकतंत्र कहलाता है। कि सामाजिक लोकतंत्र में धर्म, जाति, लिंग, जन्म, नस्ल, धन, रंग आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच में विभेद नहीं किया जाता है, उसे सामाजिक लोकतंत्र कहते हैं। सामाजिक लोकतंत्र का लक्ष्य क्या है? इसका सामाजिक क्षमता की भावना विकसित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। तो इसका लक्ष्य क्या है? सामाजिक क्षमता की भावना विकसित करना। अब सामाजिक लोकतंत्र की मान्यताएं क्या है? कि सामाजिक लोकतंत्र की 2 मान्यताएं। पहली मान्यता क्या है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म, नस्ल, रंग आदि के आधार पर समाज में व्याप्त विशेषाधिकारों का अंत करना, ये इसकी पहली मान्यता है। कि व्यक्ति व्यक्ति सब समान है,
किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरी मान्यता क्या है कि सामाजिक विकास के अवसर है वो प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से उपलब्ध करवाना, ये इसकी दूसरी मान्यता है। अब तीसरा है रूप अपना आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहते हैं। आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा है या आर्थिक लोकतंत्र का रूप है वो किसने दिया था? मार्क्सवादी और समाजवादियों ने दिया था। मार्क्सवादियों और समाजवादियों के द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा प्रस्तुत की। अब आर्थिक लोकतंत्र की मान्यता क्या होगी? क्योंकि मार्क्सवादियों की मान्यता क्या है? आर्थिक समानता स्थापित करना, तो आर्थिक समानता इसकी पहली मान्यता होगी। और दूसरी मान्यता समाजवादियों की जो है क्या है? संपत्ति के साधनों पर किसी एक विशेष वर्ग का अधिकार न होकर के संपूर्ण समाज का अधिकार हो। तो ये दो इसकी मान्यता होगी, आर्थिक समानता स्थापित करना और संपत्ति के साधनों पर समाज का अधिकार। ये दो आर्थिक लोकतंत्र की मान्यता होगी। अब तीसरा नैतिक लोकतंत्र। नैतिक लोकतंत्र है उससे तात्पर्य क्या है कि नैतिक लोकतंत्र मानवीय मूल्यों पर बल देता है, मानव मूल्यों की प्रधानता पर यह बल देता है। और नैतिक लोकतंत्र की स्पष्ट अभिव्यक्ति हमें सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में मिलती है। और फ्रांसीसी क्रांति के 3 मुख्य नारे थे। कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये 3 मुख्य नारे थे जिनमें सबसे मुख्य मानवीय मूल्य कौन सा है? बंधुता है कि व्यक्ति व्यक्ति को आपस में भाई समझना चाहिए, तभी समानता स्थापित हो सकती है। ये तीनों नारे हैं वो बंधुता पर ही निर्भर है कि बंधुता होगी, आपस में एक दूसरे को भाई समझेंगे तभी समानता स्थापित होगी और समानता से ही स्वतंत्रता प्राप्त होगी। समानता के बिना स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब नैतिक जो लोकतंत्र है उसकी मान्यता क्या होगी कि बंधुता की भावना को विकसित करना, समानता की भावना विकसित करना और स्वतंत्रता प्रदान करना। ये इसकी 3 मुख्य मान्यताएं होंगी। और मानवीय मूल्यों पर ही बल देना, ये इनकी मान्यताएं होगी। अब हमने लोकतंत्र का अर्थ और उनके विभिन्न रूपों का अध्ययन किया है। धन्यवाद।